जय हिंद बच्चों, ज्ञान सागर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे साइंस के। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। टोटल में से है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मॉडल पेपर है। देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है समतल दर्पण से भी प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण से भी प्राप्त होता है और अवतल दर्पण से प्राप्त होता है। इन दोनों में से तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी और वास्तविक रहेगा तो उल्टा, आभासी और सीधा, तो ये दोनों में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है कि बाकी 5 जगह का होता है कि वास्तविक एवं उल्टा होता है, जबकि एक जगह आभासी और सीधा होता है, जो फोकस एक और ध्रुव के बीच में रहता है। फोकस एक और ध्रुव के बीच में अगर कोई वस्तु रखता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, जो कि आभासी बनता है। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो इनमें से सभी में से मिल सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ती है? अभिलंब की ओर। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो देखिए, दर्पण कहे या लेंस कहे, दोनों में अगर फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक। देखिए, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, दोनों की फोकस दूरी कैसी होगी? धनात्मक। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण या लेंस रहेगा, दोनों की फोकस दूरी होगी ऋणात्मक। फोकस दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विद्युत आवेश का SI मात्रक, तो विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम। अब विद्युत धारा का कहेगा, विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। प्रतिरोध का होता है ओम। प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर। ठीक है, विभव या विभवांतर, विभव, विद्युत विभव या विभवांतर, विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट। शक्ति, शक्ति का होता है वाट। शक्ति क्या होता है? वाट। कार्य का क्या होता है? जूल होता है। कार्य का होता है जूल। ठीक है, वोल्ट को भी से दर्शाते हैं, धारा को एम्पियर। कोई भी मात्रक पूछे आप बता सकते हैं। विद्युत धारा का सही मात्रक होता है एम्पियर, प्रतिरोध के ओम, प्रतिरोधकता के ओम मीटर, विभव या विभवांतर होता है वोल्ट, शक्ति को होता है वाट, कार्य को होता है जूल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जल में वैद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है ना? जल में वैद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। जल में अगर वैद्युत अपघटन होगा तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो हाइड्रोजन जो होता है कैथोड पर मुक्त होता है, ऑक्सीजन जो होता है एनोड पर मुक्त होता है। एनोड पर मुक्त होता है। ठीक है, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन सा है? संश्लेषित सूचक का मतलब होता है कि मानव निर्मित। मानव निर्मित सूचक कौन सा है? तो मेथिल ऑरेंज है। कौन सा है? मेथिल ऑरेंज। जबकि हल्दी, लाल पत्ता गोभी, लिटमस पत्र सब होता है प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, कभी कभी ये भी आता है कि लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है? तो बैगनी रंग होता है। लिटमस पत्र जो होता है अम्ल को, अम्लीय अगर रहेगा तो नीला को लाल कर देता है। नीला को लाल करता है
नीला को लाल करता है, क्षार जो होता है लाल को नीला करता है। लाल लिटमस पत्र अम्ल जो क्या करता है, देखिए नीला लिटमस पत्र जो होता है अम्ल अगर रहेगा तो क्या कर देगा, लाल कर देगा, और जो लाल रहेगा वो क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, ठीक है। लिटमस पत्र का रंग पूछेगा तो लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है, बैगनी रंग होता है, बैगनी रंग होता है, ठीक है। अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, मालूम रहेगा। एक ट्रिक होता है अनिल, अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है, तो होता है छलनी, क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, याद रहेगा। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल करेगा, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, याद रहेगा। अब देखिए इसे थोड़ा बहुत और क्वेश्चन देख लिया जाए। अम्ल का जो जलीय विलयन होता है, अम्ल का जलीय विलयन 7 से क्या होता है, कम होता है, ये 7 होता है, 7 से कम होता है। क्षार का जो जलीय विलयन होता है 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक। और उदासीन का होता है 7, उदासीन का क्या होता है 7। ये भी सवाल आता है, क्वेश्चन होता है कि अम्लीय विलयन का जो पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। उदासीन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हीरे का अपर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपर्तनांक होता है 2.42, कितना 2.42। इसके साथ साथ आप जल की भी याद रखें, जल का अपर्तनांक होता है 1.33 होता है। कांच का जो अपर्तनांक होता है 1.5 होता है, कांच 1.5, ठीक है। बर्फ का जो अपर्तनांक होता है 1.31 होता है, बर्फ का अपर्तनांक कितना होता है, 1.31। साथ ही साथ तीनों ही आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र जो होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है। या पहले 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f लिख सकते हैं। u का होता है प्रतिबिंब दूरी होता है, सॉरी u वस्तु दूरी होता है, u का होता है वस्तु दूरी, वस्तु दूरी होता है। v होता है आपका प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। f का होता है फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी। दर्पण सूत्र होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। u होता है वस्तु दूरी, v होता है प्रतिबिंब दूरी, f होता है फोकस दूरी। लेंस सूत्र का होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है ना। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f लेंस सूत्र है, ये दर्पण सूत्र है। आपसे दर्पण सूत्र पूछा गया था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अवतल लेंस रहेगा तो करेगा अपसारी लेंस, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण अपसारी होता है क्योंकि प्रकाश को क्या करता है, चारों ओर फैलाता है, ठीक है। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों अभिसारी होते हैं, दोनों क्या करते हैं, प्रकाश को एक बिंदु पर ला करके मिलाता है, ठीक है, याद रहेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है, तो प्रेरित धारा की दिशा होती है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, देखिए फ्लेमिंग
फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम, तो दक्षिण हस्त नियम होता है वो वाम हस्त नियम होता है, वाम माने बायां हस्त नियम, है ना। देखिए हम अपने, अगर दाहिना पूछेगा तो हम अपने दाएं हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, तो इस प्रकार से फैलाना है कि तर्जनी, तर्जनी हमेशा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा, मध्यमा प्रेरित धारा, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा, अंगूठा, अंगूठा गति की दिशा, गति की दिशा, धारावाही चालक पर लगे जो गति होता है, चालक की जो गति होता है उसकी दिशा को बतलाता है, ठीक है। अब देखिए वाम हस्त नियम, एक में जो तर्जनी होता है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, ये धारा की दिशा को बतलाता है, धारा की दिशा, अंगूठा जो होता है लगे बल को बतलाता है, बल की दिशा, है ना। दाहिने हाथ में चुंबकीय क्षेत्र दोनों मध्यमा, सॉरी तर्जनी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, मध्यमा प्रेरित धारा, एक में प्रेरित धारा, इसमें जो मध्यमा होता है प्रेरित धारा को दर्शाता है, बायां वाला में केवल धारा की दिशा को दर्शाता है। अंगूठा, दाहिना में जो अंगूठा होता है गति की दिशा को, और जो बायां में होता है बल की दिशा को बतलाता है, ठीक है, याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना है, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या जो होता है 20 होता है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 8 2, ठीक है। 12 होता है मैग्नीशियम का होता है, 18 होता है आर्गन का होता है, देखिए मैग्नीशियम का होता है 12, आर्गन का होता है 18, मैग्नीज का होता है 25, ठीक है, कैल्शियम का होता है 20। सबका परमाणु संख्या आपको याद रहना चाहिए, संकेत भी याद रहना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो शुष्क बर्फ का जो रासायनिक सूत्र होता है CO2, CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा है, ठीक है। अब देखिए लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो जिंक से लेपित करने की क्रिया जो होता है गैल्वेनीकरण कहलाती है, क्या कहलाती है, गैल्वेनीकरण। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है, उभयलिंगी का मतलब होता है जिसमें नर और मादा दोनों एक भाग में होता है, क्या कहते हैं, उभयलिंगी। तो उभयलिंगी कौन नहीं है, तो मछली उभयलिंगी नहीं है, ठीक ना। मछली में नर मछली अलग होती है, मादा मछली अलग होती है, ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर का चयन किए थे, किसके चयन किए थे, मटर का चयन किए थे। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, दांत की सबसे ऊपरी परत जो होती है सबसे कठोर परत होती है, इनामेल कहते हैं, क्या कहते हैं, इनामेल। अगला प्रश्न है कि पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है, तो पौधों में जो टैनिन नामक पदार्थ होता है ये उत्सर्जी पदार्थ होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, छाल में पाया जाता है, पेड़ पौधों की छाल में पाया जाता है। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है, तो तिलचट्टा का जो श्वसन अंग होता है ट्रेकिया होता है, ठीक ना, होता है ट्रेकिया होता है। मनुष्य का श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा होता है, मनुष्य का फेफड़ा होता है, याद रखिएगा, मनुष्य का क्या होता है, फेफड़ा, फेफड़ा। मछली के क्या होता है, गिल्स या गलफड़, मछली के गिल्स या गलफड़। मेढक जो होता है त्वचा से भी सांस लेता है, मिट्टी के अंदर रहेगा तो त्वचा सांस लेगा, और ऊपर रहेगा तो फेफड़ा से, और जल में रहेगा तो गलफड़ के द्वारा सांस लेता है, ठीक है। मनुष्य फेफड़ा सांस लेता है, जितना स्तनधारी जीव है लगभग किससे सांस लेते हैं, फेफड़ा सांस लेते हैं, ठीक है। तिलचट्टा का श्वसन कहा जाएगा, ट्रेकिया हो जाएगा, श्वास नली या ट्रेकिया।
विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्टमीटर कहते हैं, वोल्टमीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। अब विद्युत धारा मापने वाले को एमीटर कहते हैं। विद्युत धारा मापने वाले को विद्युत धारा नापने वाले को एमीटर, सॉरी आमीटर। आमीटर है ना। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, विभवांतर या विभव को वोल्ट मीटर में मापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है विभवांतर मापने वाले यंत्र, यंत्र का है वोल्ट मीटर है ना। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है, विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, विभवांतर को वोल्ट में, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। अब देखिए कि कभी कभी आता है कि एमीटर को कहाँ सजाया जाता है, तो एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में सजाया जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? कितना कार्य किया जाता है? तो डब्ल्यू बराबर होता है भी क्यू, एक फॉर्मूला होता है भी गुना क्यू। तो भी के मान कितना है 12 और क्यू का मान कितना है 2, तो 12 दूनी के कितना हो जाएगा 24 जूल हो जाएगा। कार्य क्या होता है जूल, 24 जूल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो जल में घुलनशील जो भस्म होते हैं क्षार कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। अम्ल के जलीय विलयन में से निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? तो अम्ल के जलीय विलयन में से H प्लस आयन उत्पन्न होता है। अम्ल में से क्या उत्पन्न होता है? अम्ल के जलीय विलयन में से H प्लस आयन उत्पन्न होता है। क्षार के जलीय विलयन में से OH माइनस उत्पन्न होता है। क्षार में से OH माइनस उत्पन्न होता है और अम्ल में से H प्लस आयन उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो देखिए आवर्त सारणी की जो इस प्रकार की जो कतारें होती है कहते हैं क्षैतिज कतार। एक कहा जाता है आवर्त, क्या कहा जाता है? आवर्त। इस प्रकार से जो कतारें रहती है कहा जाता है स्तंभ कहा जाता है। ठीक है ना, स्तंभ। फिर कहा जाता है वर्ग कहा जाता है। क्षैतिज को क्या कहा जाता है? अवर्त। स्तंभ को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है 7 गो। आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 गो। वर्गों की संख्या है 18 गो। वर्गों की संख्या कितनी है? 18, याद रहेगा। क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं, आवर्त की संख्या होती है 7 गो। ऊर्ध्वाधर जो होता है क्या कहते हैं? स्तंभ। स्तंभ की संख्या वर्ग, स्तंभ जो होता है वर्ग कहलाता है। इसकी संख्या होती है 18 गो होती है। अगला प्रश्न है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो उसकी संयोजकता बताइए। तो पोटेशियम के परमाणु संख्या होता है 19। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 8 1। 2 8 10 18 1 21, सॉरी 19, ठीक ना। इसकी परमाणु संख्या कितना है? 19। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन जो होता है आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 14 का सदस्य होता है। किसका होता है? वर्ग 14। इस प्रकार से रहता है, दिया रहता है तो वर्ग 14 का सदस्य होता है। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का मतलब होता है कि एक जीव दूसरे जीव को खाकर कैसे आश्रित है, उसको दूसरा व्यक्ति खा सकता है। जैसे कि घास, घास को गेहूं नहीं खा सकता है, गलत हो जाएगा। और देखिए घास, घास को बकरी खा सकती है, बकरी को मानव खा सकता है। सही लग रहा है। बकरी को गाय नहीं खा सकती है, गाय को हाथी नहीं खा सकती है, गलत हो जाएगा। घास को मछली और मछली को बकरी, नहीं, गलत जवाब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव। तो एक कहेंगे आहार श्रृंखला। ठीक है, अब देखिए वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? 4। जो मनुष्य का जो हार्ट होता है, हृदय होता है, इसमें 4 गो चेम्बर होता है। मनुष्य का जो हार्ट है, इसमें चेम्बर की संख्या कितनी होती है? 4 गो होती है। तो
ऊपर वाला क्या कहलाता है? अलिंद कहलाता है, अलिंद। नीचे वाला क्या होता है? नीलय होता है, नीलय। एक कहते हैं बायां अलिंद, बायां, ये होता है दायां, है ना। ये बाएं तरफ है तो बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां नीलय, दायां नीलय, ठीक है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन, ठीक ना, इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह नामक रोग होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? द्विक्षारकीय अम्ल होता है H2SO4। इसका मतलब होता है, द्विक्षारकीय अम्ल का मतलब होता है कि एक ही साथ दो भस्मों को क्या कर सकता है? उदासीन कर सकता है। एक ही साथ दो भस्मों को उदासीन कर सकता है, क्या कहेंगे? द्विक्षारकीय। द्विक्षारकीय क्रम कौन सा है? H2SO4, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कली चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है CaO होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड जो होता है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड एक तरह के बुझा हुआ चूना कहा जाता है, ठीक ना। घर की पुताई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। CaCO3 करके संगमरमर कहते हैं, ठीक ना। CaCO3 को संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? माने अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी है। कौन है? चांदी। चांदी के बाद में होता है तांबा, ठीक है। तांबा के बाद में एल्यूमिनियम, इस प्रकार से। इस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, विरेंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। चाहे होता है CaOCl, CaOCl, इस प्रकार से भी होता है। चाहे CaOCl2 होता है, कैल विरेंजक चूर्ण के। जिप्सम के CaSO4 इंटू 2H2O। चूना पत्थर का होता है CaCO3, चूना पत्थर के CaCO3। जिप्सम के CaSO4 2H2O। विरेंजक चूर्ण के CaOCl2, ठीक है। कच्चा चूना का होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 इंटू 1/2H2O, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र बताइए। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है C2H5OH, C2H5OH। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक किसमें है? फास्फोरस में। किसमें है? फास्फोरस में, ठीक है। देखना है कि बाहरी सेल में किसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो एक बाहरी सेल में एगो इलेक्ट्रॉन होता है, एल्यूमिनियम है, तो 2 8 3 होता है, एक 3 गो है, एक में 14 होता है, तो 2 8 4 हो जाएगा, एक में फास्फोरस में 5 हो जाएगा, ठीक है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक किसमें है? बाहरी सेल जो इलेक्ट्रॉन होता है सबसे अधिक किसमें? फास्फोरस में है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2 होती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, आभासी या काल्पनिक होता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में भी किया जाता है, सोलर कुकर में तो किया ही जाता है। उसके साथ साथ दंत चिकित्सक ये सब किसका प्रयोग करते हैं? आंख, कान, नाक, गला ये सब देखने वाले डॉक्टर जो होते हैं अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी छोर चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र दिशाओं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? देखिए, तो छोर चुंबक होता है बाहरी, बाहर देखिएगा कि जैसे नॉर्थ हो गया, ईस्ट साउथ हो गया, तो बाहर में जो होता है, बाहर की जो होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, ठीक ना। अंदर से साउथ से कहाँ होता है? नॉर्थ में। नॉर्थ से कहा जाएगा साउथ में, साउथ से अंदर की ओर होता है नॉर्थ में। तो अंदर की ओर पूछ रहा है ना, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में होगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव।
अब बाहरी में कहेगा तो नॉर्थ से उत्तर से दक्षिण हो जाएगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघु पतन के समय शॉर्ट सर्किट जो होता है बहुत अधिक तापमान बढ़ जाने के कारण होता है, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी है। अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत छोटा होता है। अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत छोटा होता है। अमीटर को कहाँ लगाया जाता है? हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति प्रकाशानुवर्तन है। क्या है? प्रकाशानुवर्तन। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? तो पुरुष हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन जो होता है पुरुष हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन का है पुरुष हार्मोन है। पराग कोष में होता है, पराग कोष में होता है पराग कण, पराग कोष में पराग कण। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन। निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? अपेंडिक्स का है अवशेषी अंग होता है। अपेंडिक्स का है अवशेषी अंग। अवशेषी अंग मतलब इसका कोई जरूरत हमारे अंग में नहीं है। ठीक है। यदि कोई प्रतिरोध समांतर में हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध तो समांतर क्रम में होता है तो 1/r p बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो जब बटा में आ जाता है तो इसका प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। ये श्रेणी क्रम में रहता है तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान जुड़ जाता है। R1 प्लस R2 प्लस R3 एक में अधिक हो जाता है ना। और श्रेणी क्रम में रहेगा तो जुड़ के ज्यादा हो जाता है, समांतर क्रम में रहेगा तो कम हो जाता है। ठीक है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए। प्रतिरोध का मान अगर आपको बढ़ाना है तो प्रतिरोधकों को सर्व क्रम में चाहे कहा जाता है श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान से जो बनते हैं वैद्युत संयोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी। कहा जाता है आयनिक बंधन। ठीक है। दही में कौन सा अम्ल होता है? तो दही में कौन सा अम्ल होता है? तो दही में होता है लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। इमली में क्या होता है? टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। बिच्छू या चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल। चींटी या मधुमक्खी कहेगा चाहे बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है सीसा और टीन के मिश्र धातु क्या कहते हैं? सीसा और टीन से बने जो मिश्र धातु होते हैं कहा जाता है सोल्डर। सोल्डर जो होता है सीसा और टीन से बना होता है। वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं? देखिए वर्ग 13 से 18 तक वाले कहलाते हैं पी ब्लॉक कहलाते हैं। ठीक है। एस ब्लॉक वाला पहले होता है, इधर होता है पी ब्लॉक, बीच में जो रहता है कहते हैं डी ब्लॉक और नीचे होता है एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, बीच में जो होता है डी ब्लॉक होता है या एफ ब्लॉक होता है। तो 13 से 18 इन्हें होता है 13 से 18 एक क्या कहेंगे? पी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? देखिए संतृप्त में केवल आता है एल्केन। संतृप्त में क्या हो जाएगा? एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन, एल्काइन असंतृप्त होता है। एक फॉर्मूला होता है CnH2n, अगर होता है CnH2n-2। ठीक है। एल्केन रहेगा तो संतृप्त हो जाएगा, एल्कीन और एल्काइन रहेगा तो असंतृप्त हो जाएगा। तो C2H2 का हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिका। ठीक है। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद कैसे होते हैं? समजात अंग होते हैं। समजात मतलब कि देखने में तो एकदम सेम टू सेम रहेगा लेकिन सबका काम क्या रहेगा? अलग अलग। इकर क्या कहेंगे? समजात अंग। पुरुषों में लिंग गुण सूत्र होता है एक्स वाई। पुरुषों में एक्स वाई होता है, महिला में एक्स एक्स होता है। ठीक है। महिला में एक्स एक्स, पुरुष में एक्स वाई होता है। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत।
क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल एक पूछना था, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम, सॉरी, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, प्राथमिक रंग कौन सा है इनमें से? सभी। एक टिक होता है नाला, नीला, हरा, लाल, नीला, हरा, लाल। ठीक है, इधर एक प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि स्विच लगाया जाता है, स्विच हमेशा लगाना चाहिए गर्म तार में। स्विच कहाँ लगता है? गर्म तार में लगता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस थी? ओरस्टेड ने। ठीक है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओरस्टेड ने की थी। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो देखिए, जब निम्नलिखित गया तो चार गुण से देखना है कि ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है। कॉपर है कि पारा है कि चांदी है कि सोना है? इस सब में से ज्यादा क्रियाशील है कॉपर है। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है इसमें से? चारों में से कॉपर यानी तांबा है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फेरस सल्फेट का है, ठीक ना, CuSO4 5H2 रहेगा, कॉपर सल्फेट को हो जाएगा। ठीक है, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। खाने वाला सोडा NaHCO3, NaHCO3, NaHCO3। धोने वाला सोडा Na2CO3, धोने वाला Na2CO3, खाने वाला NaHCO3। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल का मतलब मजबूत क्षारक। तो NaOH, तीन गो क्षारक आप याद रखिए, सॉरी, NaOH और KOH, दो को याद रखिएगा बढ़िया से। प्रबल क्षारक होता है NaOH और KOH। अब प्रबल अम्ल में याद रखिएगा HCl, H2SO4, HNO3, HNO3। प्रबल अम्ल कहेगा तो तीन गुना में रखना है, HCl, H2SO4, HNO3। प्रबल भस्म कहेगा तो NaOH, KOH। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक हो गया Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। जब अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? ZnSO4, ZnSO4 प्लस H2, ZnSO4 प्लस H2। तो इसमें से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन, H2। अगला प्रश्न देखते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला रंग होता है। ठीक है, काला रंग के। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो विद्युत जो फ्यूज है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। कौन सा प्रभाव? उष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? तो शीशा और टीन का बना होता है। फ्यूज किसका बना होता है? शीशा और टीन का बना होता है। फ्यूज किसका मिश्रण है? शीशा एवं टीन का मिश्रण है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर है? तारा का जो टिमटिमाना है वो अपवर्तन के सिद्धांत पर होता है। किस सिद्धांत पर? अपवर्तन के सिद्धांत पर, वायुमंडलीय अपवर्तन। थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ होता है? थायरॉक्सिन, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक ना। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े यानी कि 46 गो। अगला प्रश्न है कि सभी हरे पौधे कहलाते हैं। तो सभी हरे पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होता है उसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किससे? जल से बाहर निकलता है। किससे निकलता है? जल से। मेरु रज्जु कहाँ से मिलता है? तो मेरु रज्जु जो होता है मेडुला से मिलता है। मेरु रज्जु किससे मिलता है? मेडुला से। दूसरा का ब्रेन कहा जाता है मेरु रज्जु को। ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पादप जो फूल वाला जो पौधा है उसमें लैंगिक जनन क्या होता है? फूलों द्वारा होता है। कैसा होता है? फूलों द्वारा। टार्ट्रिक अम्ल इसमें से किस में पाया जाता है? तो जो टार्ट्रिक अम्ल होता है इमली में पाया जाता है। इमली में क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। एक रंग का पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल।
ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। याद रहेगा सब। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन में संयोग नहीं करता है? तो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करेगा कौन? सोना। सोना बहुत कम क्रियाशील होता है, दूसरी जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है। सोना किसमें घुलता है? एक्वेरिजिया में घुलता है, जैसे अम्ल राज कहा जाता है एक्वेरिजिया। एक्वेरिजिया में कौन कौन होता है? HCl और HNO3 होता है, HNO3। अगर 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है तब जाकर के सोना घुलता है, तो सोना कोनो अम्ल में भी नहीं घुलेगा। ठीक है। तैलीय कागज होता है, तो तैलीय कागज कैसा होता है? पारभाषक होता है, मतलब धुंधला धुंधला दिखाई देता है, धुंधला धुंधला। पारदर्शी का मतलब होता है जिस वस्तु का आप आर पार आसानी से देख सकते हैं, ओकरा कहेंगे पारदर्शी। अपारदर्शी, जिसके आर पार आप नहीं देख सकते ओकरा क्या कहेंगे? अपारदर्शी। पारभाषक, थोड़ा सा भाग पार करता है प्रकाश, पारभाषक होता है। अगला प्रश्न है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। जो खाने वाला होता है ओकरा के उपभोक्ता बोला जाता है, खाने वाला होता है ओकरा के उपभोक्ता। अपघटक, जो नष्ट करता है किसी चीज को, ओकरा कहते हैं अपघटक। आहार श्रृंखला, जो भोजन की जो श्रृंखला बने ओकरा के आहार श्रृंखला कहते हैं। ठीक है। 80 प्रश्न थे, आप लोग को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, लोग बढ़िया से देखिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, बढ़िया से तैयारी कीजिए आप लोग। ओके, थैंक यू।